जी मिस। तो आज पढ़ेंगे हाइड्रोजन साइकिल। हाइड्रोजन साइकिल भी सिंपल है, जैसे कार्बन साइकिल ऑक्सीजन साइकिल था ना, वैसे ही सिंपल ये है। इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में या फिर जो है एमसीक्यूज आएगा। इसके बाद में पढ़ाऊंगी आपको नाइट्रोजन साइकिल। वो 100% आए, 100%। ऐसा हो नहीं सकता कि नाइट्रोजन साइकिल ना आए पेपर में। अच्छा, तो हम हाइड्रोजन साइकिल से शुरू करते हैं। हाइड्रोजन साइकिल। अच्छा, क्या पढ़ने जा रहे हैं, क्या लग रहा है? जाहिर है हम ये पढ़ेंगे कि भाई हाइड्रोजन एटमॉस्फेयर में कैसे है और ये किस तरह चल रहा है। आगे नहीं बढ़ेगा। देखिए ये वाटर साइकिल है, एक वाटर साइकिल, इसको हम देखते हैं कैसे है। देखिए ये वाटर बॉडी है, ओशन। ओशन से एवोपरेट हो रहा है वाटर। जब गर्मी पड़ेगी, सूरज की लहरें गिरेंगी तो ये वाटर गर्म होगा, एवोपरेट हो जाएगा। एवोपरेट होगा तो ये ऊपर जाकर कंडेंस हो जाएगा। कंडेंस होने के बाद जो है तो ये प्रेसिपिटेट फॉर्म करेगा, बारिश। प्रेसिपिटेट बारिश को कहते हैं अपने साइंस की लैंग्वेज में। प्रेसिपिटेशन हो गया, और प्रेसिपिटेशन जो है तो इस तरह से देखिए इन्फिल्ट्रेशन होगी इसकी, यानी कि पानी जमीन के अंदर जाएगा और अंदर जाके ग्राउंड वाटर में जाके स्टोर हो जाएगा। ये तो ये वाटर साइकिल की कहानी है। और वाटर जो है कहाँ कहाँ एग्जिस्ट करता है? ओशन में कर रहा है, इनलैंड सीज में कर रहा है। डिफरेंट टर्म्स हैं जो हम पहले देखेंगे, और ये जो डिफरेंट टर्म्स हैं ये एग्जाम में एमसीक्यूज के फॉर्म में आएंगे। एवोपरेशन, एवोपरेशन क्या होता है ये तो आपको पता ही है कि लिक्विड अगर गैस में चेंज हो रहा है या स्ट्रीम में चेंज हो रहा है तो हम उसको एवोपरेशन कहते हैं। जैसे हमने पतीले में पानी चढ़ाया चाय बनाने के लिए, और गलती से हम किसी और काम में लग गए, भूल गए, तो पानी हमने सपोज हमने 2 कप का चढ़ाया था, तो अब वो जो है ना बॉयल हो के वो पानी जो है ना मुश्किल से 1.5 कप बचा। तो वो आधा कप पानी कहाँ गया? वो एवोपरेट हो गया। वो लिक्विड जो है, जब पानी बॉयल हुआ था तो वो लिक्विड एवोपरेट हो गया, और एवोपरेट होकर गैस के फॉर्म में बना चला गया। आप उसको गैस कह लें, आप उसको स्ट्रीम कह लें, आप उसको वेपर कह लें, जो चाहे नाम दे दें। तो वाटर एवोपरेट होके इस तरह से चला जाता है लिक्विड फॉर्म से गैसियस फॉर्म में, और या वेपर फॉर्म में या स्ट्रीम के फॉर्म में। एवोपरेशन तो बहुत कॉमन फिनोमिना है, ये प्राइमरी के 5 के बच्चे भी जानते हैं। सब्लिमेशन एक नया प्रोसेस है। इसमें क्या होता है? चेंजिंग ऑफ स्नो और आइस टू वाटर वेपर विदाउट मेल्टिंग। एक तो मेल्ट होके आइस जो है वाटर वेपर बने तो वो तो मेल्टिंग है, लेकिन सब्लिमेशन में जो है ना डायरेक्ट चेंज होता है। स्नो या आइस जो है ना वाटर वेपर में डायरेक्ट चेंज हो जाता है। मेल्टिंग का प्रोसेस, बीच वाला मेल्टिंग का प्रोसेस खत्म हो जाएगा, डायरेक्ट चला जाएगा। अच्छा, एवर वो एवर ट्रांसपायरेशन एक नया टर्म है। ये कौन सा प्रोसेस है? बाय विच वाटर वेपर इज डिस्चार्ज इनटू द एटमॉस्फेयर एज अ रिजल्ट ऑफ एवोपरेशन फ्रॉम द सॉइल एंड ट्रांसपायरेशन बाय प्लांट। इसमें 2 तरह से जो है ना एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर जाएगा। एक तरफ से क्या है, एवोपरेशन के थ्रू जाएगा, एवोपरेट होगा पानी सॉइल में से, और दूसरा जो है ट्रांसपायरेशन से के थ्रू जाएगा, ट्रांसपायरेशन जो कि प्लांट्स में होती है। अच्छा, स्नोमैन क्या होता है? स्नोमैन जो है ना मूवमेंट ऑफ वाटर एज सरफेस रनर फ्रॉम स्नो एंड आइस टू सरफेस वाटर। ये सरफेस वाटर में पानी स्नो को मेल्ट होके आ जाना, सरफेस मेल्टिंग है। और सरफेस रन ऑफ क्या चीज है? सरफेस रन ऑफ भी एक फिनोमिना है जिसमें प्रेसिपिटेशन यानी रेन वाटर प्रेसिपिटेशन रन ऑफ विच ट्रेवल्स ओवर द सॉइल सरफेस टू द नियरेस्ट स्ट्रीम चैनल। स्नो रन ऑफ होता है सरफेस रन ऑफ, जिसमें प्रेसिपिटेशन जो बारिश का पानी है वो ट्रैवल करता है सॉइल सरफेस से किसी भी, जहाँ भी उसको वाटर बॉडी नजर आएगी, जो भी नियरेस्ट स्ट्रीम चैनल होगा वहां की तरफ वो उसका फ्लो हो जाएगा सरफेस रन ऑफ का। लाइकली वी हैव अनदर टर्म स्ट्रीम फ्लो। स्ट्रीम फ्लो इज एक्चुअली द मूवमेंट ऑफ वाटर इन अ नेचुरल चैनल सच एज रिवर। स्ट्रीम फ्लो में रिवर की तरफ, लेक की तरफ वाटर की मूवमेंट होती है। इनफिल्ट्रेशन, इनफिल्ट्रेशन क्या होता है? ये डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम द लैंड सरफेस इनटू द सॉइल और पोरस रॉक। पोरस रॉक किसको कहेंगे? वो रॉक जिसमें कि वाटर एब्जॉर्ब करने की कैपेबिलिटी हो। आपको पता है कुछ चट्टानें, कुछ रॉक्स ऐसी हैं जिसमें कि वाटर एब्सॉर्ब नहीं हो सकता, क्योंकि उसके अंदर पोर नहीं होते, उसके अंदर में सुराख नहीं होते कि वाटर मॉलिक्यूल को एब्जॉर्ब कर लें।
तो वाटर पोरस रॉक वो रॉक्स होंगे जिसके अंदर वाटर की एब्जॉर्प्शन हो रही है। अच्छा, एक क्लास हो रही है। अच्छा सर, उसके बाद क्या है, इनफिल्ट्रेशन, जिसमें कि पानी जो है जमीन से अंदर की तरफ जाए, जितना उसको रास्ता मिलता जाएगा, रॉक्स में जाएंगे, चट्टानों में जाएगा, जहाँ जहाँ जगह जब मिलेगा पानी अंदर के अंदर चला जाएगा। जब हम बोरिंग करा के पानी निकालते हैं जमीन से, वो भी इसी वजह से, इनफिल्ट्रेशन की वजह से। ग्राउंड वाटर डिस्चार्ज क्या होता है, मूवमेंट ऑफ वाटर आउट ऑफ द ग्राउंड। ग्राउंड से जो मूवमेंट होती है और ग्राउंड से जब पानी निकालते हैं उसको ग्राउंड वाटर डिस्चार्ज कहते हैं। जैसे बोरिंग है, कुआं बनाना, वेल, स्प्रिंग। स्प्रिंग तो एक बहुत कॉमन फिनोमिना है, लेकिन साइंस की लैंग्वेज में हम स्प्रिंग को कैसे डिफाइन करते हैं, अ प्लेस वेयर कॉन्सेंट्रेटेड डिस्चार्ज ऑफ ग्राउंड वाटर फ्लोज एट द ग्राउंड सर्फेस। ओशन स्टोरेज में हम हमारे ध्यान में क्वेश्चन आता है कि व्हाट परसेंट ऑफ अर्थ वाटर इज स्टोर्ड इन द ओशन। ये तो हमें पता ही नहीं है कि कितना परसेंट जो है ना वाटर स्टोर होता है ओशन में। तो आज हम जानते हैं कि कितना परसेंट स्टोर होता है। तो ये देखें, अर्थ वाटर जो है ना 3.5% जो है दूसरे सोर्सेज में होता है, और ओशन में जो है ना 96.5% स्टोरेज है। ये थोड़ा सा टेबल फॉर्म में है, ये खैर एग्जाम में तो नहीं आएगा। एग्जाम में ऊपर वाला जो ग्राफ है उसको जहन में रखना है कि भाई ओशन जो है वो 3.5% है, और दूसरे सोर्सेज ओशन 96.5% है, और दूसरे सोर्सेज जो है 3.5% है। अब हम जानेंगे कि डज द वॉल्यूम ऑफ द वर्ल्ड्स ओशन एवर चेंज। क्या वॉल्यूम, एक वॉल्यूम बन गया शुरू में, क्या वो हमेशा मेंटेन रहता है या वॉल्यूम में भी कोई चेंज आता रहता है। तो देखेंगे आपको चेंज क्या है। हमने जो है हमारी रिसर्च कहती है कि लास्ट ग्लेशियर पीरियड जो सी लेवल का था 400 फीट पे, वो लोअर था टुडे से। आज के मुकाबले में 400 फीट कम था ग्लेशियर का लेवल। 400 फीट कम था आज के मुकाबले में। इसका मतलब है कि एवोपरेशन हुई है। लास्ट इंटर ग्लेशियर पीरियड जो सी लेवल का था वो 18 फीट हायर था आज के मुकाबले में। इसका मतलब वाटर लेवल चेंज हो रहा है, तो इसका मतलब है कि वॉल्यूम भी चेंज हो रहा है। टू प्रोसेसेस चेंज लिक्विड वाटर इनटू वेपर दैट एसेंड इनटू द एटमॉस्फेयर। अगर हम ये कहते हैं कि ओशन का वॉल्यूम चेंज हो रहा है, तो कौन से दो प्रोसेसेस हैं जिसकी वजह से ये चेंज हो रहा है। तो दो दो प्रोसेस है जिसकी वजह से वॉल्यूम ओशन का चेंज हो रहा है। कौन से दो प्रोसेस है, पहला प्रोसेस है एवापोरेशन और दूसरा प्रोसेस है ट्रांसपैरेशन। एवापोरेशन जो वाटर बॉडी से हो रहा है, और ट्रांसपैरेशन दैट टेक प्लेस मेनली बाय प्लांट्स। तो परसेंट ऑफ वाटर इन द एटमॉस्फेयर कम्स फ्रॉम एवोपरेशन। वाटर एटमॉस्फेयर में आएगा एवोपरेशन से 90%, और ट्रांसपैरेशन से आएगा 10%। यानी कितने परसेंट आ रहे हैं वाटर, 100% आ रहा है। उसमें से 90% जो है एवोपरेशन की वजह से आ रहे हैं, और 10% जो है ट्रांसपैरेशन की वजह से आ रहे हैं। एवोपरेशन कहाँ से हो रहा है, वाटर बॉडी से हो रहा है, चाहे वो ओशन हो, लेक हो, सीज हो। और ट्रांसपैरेशन कहाँ से आ रहा है, प्लांट से आ रहा है। एवोपरेशन क्या प्रोसेस है ये हम देखने जा रहे हैं। एवोपरेशन जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है एग्जाम में। एवोपरेशन इज द प्रोसेस बाय विच लिक्विड वाटर इज ट्रांसफॉर्म इनटू अ गैसियस स्टेट। एवोपरेशन ऐसा प्रोसेस है जिसमें लिक्विड जो है वो गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है। अच्छा, एवोपरेशन इनटू अ गैस ceases when the gas reaches saturation. फाइन। तो मॉलिक्यूल जो स्केप होते हैं वो कंडेंस हो जाते हैं अबव एवरेज एनर्जी। जैसे ओशन में से वाटर एवोपरेट हुआ, एवोपरेट होकर जब हाई एल्टीट्यूड पे गया, हाई एल्टीट्यूड पे जो है वो कंडेंस हो गया। और फिर जब ये कंडेंस हो जाएगा तो फिर ये जो है क्लाउड बनेंगे, और फिर क्लाउड जो है बारिश करती है। तो एनर्जी ब्रेक्स बॉन्ड दैट होल्ड्स मॉलिक्यूल टुगेदर। ये जो एनर्जी रोल प्ले करती है मॉलिक्यूल की बॉन्डिंग को तोड़ने में। तो नेट एवोपरेशन occurs when the rate of evaporation exceeds the rate of condensation. तो नेट रिमूव्स हीट फ्रॉम द एनवायरनमेंट। ये जब कूलिंग हो, जब ब्रेक डाउन होगा तो हीट रिलीज होगा,
रिजल्ट क्या आएगा, नेट कूलिंग हो जाएगी। तो प्राइमरी मैकेनिज्म फॉर सरफेस टू एटमॉस्फेयर वाटर जो है ट्रांसपोर्ट जो है वो नेट कूलिंग में आती है। ये देखिए ये ज्योग्राफी की एक डायग्राम है, ये भी सिर्फ मैंने इसलिए डाला है था सब थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करने में। इसमें आपको देखिए एवोपरेशन का फिनोमिना बहुत से नजर आ रहा है। एवोपरेशन और प्रिसिपिटेशन जो रेन ऑफ है, तो रेनफॉल और एवोपरेशन में क्या डिफरेंसेस है ये देखते हैं। एवोपरेशन और प्रिसिपिटेशन के बारे में कहा जाता है दे आर इक्वल ऑन अ ग्लोबल स्केल। एक ग्लोबल स्केल पे अगर हम देखते हैं वर्ल्ड वाइड फिनोमिना के तौर पे, तो हमें दोनों इक्वल रेट पे होते हुए नजर आते हैं। एवोपरेशन मोर प्रिविलेंट ओवर द ओशन दैन द प्रिसिपिटेशन। एवोपरेशन जाहिर है ओशन में सबसे ज़्यादा होगा, क्यों? क्योंकि ये लार्ज बॉडी है, वाटर बॉडी है, और यहाँ से जो है ना वाटर मॉलिक्यूल में बहुत तेज़ी से एवोपरेट होके सनी रेज पे टेम्परेचर हाई हो तो बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट में वाटर मॉलिक्यूल एवोपरेट होके अब प्रिसिपिटेशन की वजह से प्रिसिपिटेशन बनाने की वजह बनेगी। ओवर लैंड प्रिसिपिटेशन एक्सीड एवोपरेशन, और लैंड के ऊपर प्रिसिपिटेशन ज़्यादा होगा एवोपरेशन से। अच्छा, मोस्ट वाटर एवोपरेटेड फ्रॉम द ओशन फॉल्स बैक इनटू द ओशन एज प्रिसिपिटेशन। जितने वाटर मॉलिक्यूल एवोपरेट हुए हैं ओशन में से, उसमें से सब के सब ऊपर नहीं रह जाएंगे एवोपरेट होके, बल्कि कुछ जो है ना दोबारा वापस आ जाएंगे ओशन में। किस सूरत में आएंगे? प्रिसिपिटेशन की सूरत में आएंगे। बहुत सिंपल सी फिनोमिना है ये, क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल एवोपरेट हुए, ऊपर गए, ऊपर होके कंडेंस हुए, कंडेंस होकर दोबारा प्रेसिपिटेट होके जो है वाटर बॉडी जो है वापस आ जाएगी। तो 10% ऑफ वाटर एवोपरेटेड फ्रॉम द ओशन इज ट्रांसपोर्टेड ओवर लैंड एंड फॉल्स एज प्रेसिपिटेशन। तो रिसर्च सेज दैट 10% water that is evaporated from the ocean or water body, it comes back to the ocean through precipitation। precipitation के नतीजे में 10% वाटर वापस आ जाएगा। तो once evaporated a water molecule is 10 days airborne। एक वाटर मॉलिक्यूल अगर एवोपरेट हुआ है आज, तो वो तकरीबन 10 मैं दिन समझ रहेगा। में नहीं आ रहा ये एवापोरेशन और प्रिसिपिटेशन का। प्रेसिपिटेशन का मतलब है रेनफॉल। प्रिसिपिटेशन का मतलब आप समझ लें, रेनफॉल को हम साइंस में प्रिसिपिटेशन कहते हैं। ठीक है, अभी मैं आगे की स्लाइड में प्रिसिपिटेशन की और भी मीनिंग दिखाऊंगी, क्योंकि जो ऊपर से गिरता है वो बारिश नहीं होता, सिर्फ पानी नहीं होता। कुछ इलाकों में बर्फ गिरता है, कुछ इलाकों में बर्फ के तोड़े जैसे गिरते हैं, कुछ इलाकों में आपको पता है आप पूरे पाकिस्तान को देखें तो उसमें जो है ना कंकड़ी जैसे बर्फ गिरेगी। बर्फ होगा लेकिन छोटा छोटा सा पीस होगा, जैसे कंकड़ी होती है, तो वो हेल कहलाती है। तो प्रिसिपिटेशन की ना आगे आ रही है मीनिंग, लेकिन अभी अभी जैसा अभी आप कंफ्यूज अभी ना हो, अभी आप समझ लें प्रिसिपिटेशन का मतलब है रेनफॉल, बारिश। ठीक है, बारिश। तो ये कह रहे हैं कि भाई जो वाटर ओशन से वाटर एवोपरेट हो रहा है, सबको पता है, आपने प्राइमरी में ही पढ़ लिया था कि जब गर्मी होगी सूरज की किरणें पड़ेंगी तो वाटर जो है वो एवोपरेट होगा और ऊपर चला जाएगा, ऊपर जाके वो बादल बनेगा, फिर बादल पहाड़ से टकराएंगे तो दोबारा बारिश होगी। ये हमारा जो बचपन का सुना हुआ है ना, उसी को हम अभी थोड़ा डीप में देख रहे हैं। तो अभी हमने ये कहा कि ओशन में से जितने वाटर मॉलिक्यूल्स एवोपरेट होके ऊपर जा रहे हैं, उसमें से 10% वापस आ जाएंगे ओशन में। कैसे आएंगे वापस? प्रिसिपिटेशन के फॉर्म में आएंगे, यानी बारिश बारिश होगी तो 10% जो है पानी वापस आ जाएगा, जितना भी गया था उसमें से 10% वापस आ जाएगा। ठीक है, और ये जो है ना एक मॉलिक्यूल अगर एवोपरेट हो रहा है, आज अगर एवोपरेट हो रहा है तो एटमॉस्फेयर में वो तकरीबन कितना स्टे करेगा? तो ये कह रहे हैं कि तकरीबन 10 दिन जो है ना वो एटमॉस्फेयर में स्टे करता है। ये नहीं है कि आज वाटर मॉलिक्यूल एवोपरेट हुए और आज ही जो है वो प्रिसिपिटेशन करेंगे। अच्छा, स्टोमेटा हमने लास्ट क्लास में अच्छे से पढ़ा था कि स्टोमेटा वो सुराख होता है जो लीफ के अंदर होता है, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में हमने पढ़ा था, याद है ना? फोटोसिंथेसिस में मैंने आपको एग्जाम्पल दी थी कि जैसे हमारे रोमे हैं, अगर हम रोमे को गौर करें कि इसमें पसीना कैसे आता है यहाँ से, यहाँ पे माइक्रोस्कोपिक पोर है जो हमें ऐसे नजर नहीं आता, वहां से भी निकलता है।
ये वन वे प्रोसेस है, यहाँ से कुछ अंदर जा नहीं सकता, लेकिन अंदर जो एक्स्ट्रा वाटर है वो बाहर आता है। जैसे गर्मी में हमारे भी स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होती है, अब आजकल जैसे सर्दी है तो आजकल स्वेटिंग नहीं हो रही है हमारी, तो स्टोमेटा वो सुराख है जो लीव्स के अंदर होता है ताकि वो एक्सेस वाटर को बाहर निकाले। तो ट्रांसपायरेशन क्या चीज़ है? प्रोसेस ऑफ वाटर लॉस फ्रॉम प्लांट्स थ्रू स्टोमेटा। जैसे हमें पसीना आता है इसी तरह का पौधों के साथ भी होता है, लीफ के हिस्से में होता है, जैसे हमारी स्किन में होता है, सिर्फ स्किन में होता है। तो ये स्टोमेटा के थ्रू होता है। स्टोमेटा क्या है? ओपनिंग है। कौन सी ओपनिंग है? जो लीव्स में मौजूद होती है। ऊपर के हिस्से में भी लीव्स के होती है, नीचे के हिस्से में भी होती है, लेकिन ऊपर के हिस्से में थोड़ी सी कम ओपनिंग होगी, स्टोमेटा कम होंगे, नीचे के सरफेस पे जो है ना लीफ के ज़्यादा ओपनिंग होती है। जैसे आप शबनम के पत्ते देख रहे हैं, वो क्या है? वो स्टोमेटा के थ्रू जो है ना एक्सेस वाटर बाहर आता है प्लांट से, वो उसको हम अपने उर्दू लैंग्वेज में हम उसको शबनम के पत्ते कहते हैं। असल में वो एक्स्ट्रा वाटर है जो वाटर बाहर आता है प्लांट से, जैसे हमारा स्वेटिंग आती है बाहर। अच्छा, ये रुक भी रहा है बाहर। देखिए स्टोमेटा की डिफिनेशन भी है इसमें। Stomata are small openings found on the underside of the leaves that are concentrated to vascular plant tissues. Vascular plant tissues क्या? जो नीचे आपने मैंने आपको बताया था कि आप पानी दे रहे हैं, नीचे दे रहे हैं, सॉइल में खाद दे रहे हैं, सॉइल में दे रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें प्लांट्स को पहुंच रही है ना। तो वो कैसे पहुंच रही है? वो एक सिस्टम के थ्रू पहुंच रही है। अब वो सिस्टम रन करता है टिश्यूज के थ्रू, और उस टिश्यूज को हम कहते हैं वैस्कुलर प्लांट टिश्यूज। वैस्कुलर टिश्यूज होते हैं जो कि अगेंस्ट द ग्रेविटी वाटर एंड मिनरल सॉल्ट को प्लांट्स के ऊपर की तरफ ले जाते हैं, क्योंकि प्लांट्स की सारी चीज़ें तो ऊपर हैं, सिर्फ रूट जमीन के नीचे है। स्टेम में, लीव में, फ्रूट में, फ्लावर में, ये सारे में फूड कौन पहुंचाता है? ये हमारे वैस्कुलर प्लांट टिश्यूज पहुंचाते हैं, जो अगेंस्ट द ग्रेविटी काम करते हैं। अच्छा, तो ये दो तरह से होता है। पैसिव प्रोसेस होता है। पैसिव प्रोसेस जो है ना हमारा ह्यूमिडिटी ऑफ द एटमॉस्फेयर है और जो मॉइस्चर कंटेंट ऑफ द सॉइल, जो जितना भी मॉइस्चर पानी में होता है। देखिए जिस टाइप की मिट्टी होती है उतना वैसे टाइप का जो है ना मॉइस्चर आपको सॉइल में नजर आएगा। अगर जैसे रेतीली है जमीन, सैंडी सॉइल है, तो उसमें आपको जो है ना मॉइस्चर नहीं मिलेगा, क्योंकि वाटर एवोपरेट हो जाएगा या फिर वो नीचे चला जाएगा। लेकिन अगर थोड़ा सा सैंड वो क्ले टाइप का है तो वो उसमें थोड़ा सा आपको जो ह्यूमिडिटी में सबसा से मिल गया जी। अच्छा, तो ओनली 1% ऑफ द वाटर ट्रांसपायर्ड यूज फॉर ग्रोथ। सिर्फ 1% वाटर जो ट्रांसपायरेशन के थ्रू मिलता है ना वो यूज होता है ग्रोथ के लिए। 1%, ओनली 1% ऑफ वाटर that is that we get through transpiration is used for growth. अच्छा, transports nutrients from the soil into the roots and carries them to the various cells of the plant. तो ट्रांसपोर्टेड न्यूट्रिएंट जो होगा, जो सॉइल से मिला न्यूट्रिएंट, कौन सा न्यूट्रिएंट? वो न्यूट्रिएंट जो आपने फर्टिलाइजर के सूरत में प्लांट सॉइल को दिया था, वो रूट से डिफरेंट पार्ट ऑफ द सेल्स को ट्रांसपोर्ट होगा ट्रांसपायरेशन के थ्रू, और ये कीप टिश्यूज फ्रॉम बिकमिंग ओवर हीटेड, और इस तरह से एक्सेस वाटर रिलीज होता है तो फिर हीटनेस जो है ना उसको कम करता है। अच्छा, अब ट्रांसपायरेशन अकाउंट्स फॉर 10% ऑफ द मॉइस्चर इन द एटमॉस्फेयर। हम कहते हैं कि एटमॉस्फेयर में जो जितना भी मॉइस्चर है ना, मॉइस्चर मीन्स व्हाट? वाटर मॉलिक्यूल। वाटर मॉलिक्यूल या ह्यूमिडिटी आप कह लें, जितना भी है वो तकरीबन 10% जो है ना किस वजह से है? ट्रांसपायरेशन की वजह से। ट्रांसपायरेशन आपको रिमाइंड करा तो ट्रांसपायरेशन कैसा प्रोसेस है? ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक्सेस वाटर प्लांट अपनी बॉडी से निकालते हैं, और ये कौन से पार्ट से निकालता है? हम निकालते हैं एक्सेस वाटर स्किन से। ये कहाँ से निकालते हैं? स्टोमेटा से निकालते हैं। तो ट्रांसपायरेशन डिपेंड्स ऑन सर्टेन फैक्टर्स। व्हाट आर दोज फैक्टर्स? दोज फैक्टर्स आर टेम्परेचर। जैसा टेम्परेचर होगा वैसे ही प्लांट के अंदर ट्रांसपायरेशन होगी। दूसरा फैक्टर है ह्यूमिडिटी।
वाटर मॉलिक्यूल की प्रेजेंस इन द एटमॉस्फेयर। फिर इंसोलेशन है, फिर प्रेसिपिटेशन यानी रेन और फॉल, फिर सॉइल टाइप एंड सैचुरेशन, तो सॉइल की टाइप कैसी है, विंड कैसे चल रही है, और लैंड स्लोप क्या है। लैंड स्लोप तो हम कराची में नहीं देख सकते, हमारा तो डेजर्टेड एरिया है, लेकिन मरी में, कागान में, गिलगित में और उधर रसिया गली वगैरह जाना हो तो वहाँ हम देखते हैं कि वहाँ लैंड स्लोप है, यानी कि लैंड जो है डिफरेंट हाइट्स पे नीचे से ऊपर जा रहे हैं, आप ऊपर से नीचे आ रहे हैं, तो लैंड स्लोप भी एक फैक्टर है जो ट्रांसफॉर्मेशन पे एक वाइटल रोल प्ले करता है। अच्छा, what percent of the Earth's total volume of water is stored in the atmosphere? If we want to know कि अर्थ में जो है टोटल वॉल्यूम वाटर का कितना एटमॉस्फेयर में स्टोर होता है, तो इसका आंसर भी हमारे पास है। इसका आंसर है 0.001%। एज यू कैन सी 0.001% इज अ वेरी अननोटिसेबल फिगर। ऐसे वाटर वेपर की सूरत में होता है, क्लाउड की सूरत में ही वाटर स्टोर होता है। क्लाउड की सूरत में होगा तो कंडेंस ऑन पार्टिकुलेट, कंडेंसेशन होता है, जो ऊपर चले जाते हैं और वाटर मॉलिक्यूल कूल हो जाता है, तो हम उसको कहते हैं कंडेंस हो गया। ये थोड़ा सा ग्राफिक टेबुलर फॉर्म में वही बातें लिखी हुई हैं कि वाटर सोर्स एटमॉस्फेयर में कितना है, फ्रेश वाटर में कितना है, और टोटल हमारे पास कितना आ रहा है। ये प्रेसिपिटेशन, आप देखें, आप प्रेसिपिटेशन की जो है ना असल डिफिनेशन यहाँ पे आ गई। द वेपर दैट एक्यूमुलेट्स, एक्यूमुलेट का मतलब डिपॉजिट होना, जमा हो जाना। द वेपर दैट एक्यूमुलेट्स और फ्रीज ऑन कंडेंसेशन न्यूट्रलाइज एक्टेड ऑन बाय ग्रेविटी एंड फॉल्स टू द अर्थ सरफेस। तो प्रेसिपिटेशन कितने टाइप के हैं, डिफरेंट टाइप्स के, रेन के टाइप के हैं, मोस्ट कॉमन जो है ना रेन के फॉर्म में। फिर दूसरा फ्रीजिंग रेन के फॉर्म में, अगर हम चले जाए नॉर्दर्न एरियाज की तरफ तो फ्रीजिंग रेन है। फिर स्लीट है जिसमें टुकड़े गिर रहे हैं, फिर स्नो है और हेल है। स्नो हेल जो है ना बहुत ही कंकरी टाइप की जो बर्फ गिरती है ना, जो कभी कभी काफी अर्से पहले कराची में भी गिरी थी, बहुत छोटा छोटा टुकड़ा रेत, छोटा छोटा पत्थर होता है ना, उतने साइज का होता है स्नो, बड़े टुकड़े नहीं होते हैं जैसे हम लोग यूरोप साइड में देखते हैं कि बारिश की तरह बर्फ की रूहें गिर रही हैं लोग, तो वैसे नहीं होता है, टुकड़ों की सूरत में होता है, छोटे छोटे टुकड़ों की सूरत में। अच्छा, ये देखिए, ये भी GIS की डायग्राम है, ज्योमेट्री की डायग्राम है, जो भी ऐसी मैंने बना दी है इसके ताकि आपको समझ में आए। अच्छा, अब ये मेट्रोलॉजिकल फैक्टर अफेक्टिंग द सरफेस रन ऑफ। मेट्रोलॉजिकल फैक्टर्स क्या हैं जो सरफेस रन ऑफ पे काम करेंगे, वो टाइप ऑफ प्रेसिपिटेशन, प्रेसिपिटेशन किस तरह का है। जैसा भी हमने देखा, प्रेसिपिटेशन जो है वाटर रेनफॉल भी हो सकता है, हेल भी हो सकता है, स्नो भी हो सकता है, स्लीट के फॉर्म में भी होता है। रेनफॉल की इंटेंसिटी कितनी है, कितनी तेजी से रेनफॉल हो रहा है, जैसा भी हमने जुलाई के महीने में, अगस्त महीने में हमारे यहाँ जो इंटेंसिटी थी बहुत ज़्यादा थी रेनफॉल की। रेनफॉल अमाउंट, जब इंटेंसिटी ज़्यादा होगी नेचुरली अमाउंट भी ज़्यादा होगी। और अभी जैसे रेनफॉल की ड्यूरेशन भी हमारी बहुत ज़्यादा लार्ज थी, अभी जो हमारी समर में बारिश हुई है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल ओवर द ड्रेनेज बेसन, बेसन कौन सा एरिया होता है, वाटर बॉडी, ऐसा वाटर बॉडी जो चारों तरफ से जमीन खुश्की से लपेटा हुआ हो ना, वो एरिया कहलाता है बेसन। इसलिए हम वॉश बेसन को बेसन कहते हैं, क्योंकि बीच में पानी होता है, चारों तरफ जो है ना खुश्की होती है उसकी। तो बेसन ऐसा एरिया ज्योग्राफी में जो बीच में पानी और वो चारों तरफ से जो है ना वाटर लैंड एरिया से कवर होगा, खुश्की से कवर होगा। डायरेक्शन ऑफ स्टॉर्म मूवमेंट, स्टॉर्म अगर है तो उसकी मूवमेंट क्या है, नॉर्थवर्ड है कि साउथवर्ड है। प्रेसिपिटेशन दैट अकर्ड अर्लियर एंड रिजल्टिंग सॉइल मॉइस्चर, प्रेसिपिटेशन जो पहले हो जाएगा वो किसमें रिजल्ट करेगा, जो सॉइल को पहले से मॉइस्ट कर देगा, तो उसमें आपकी क्रॉपिंग बहुत अच्छी हो जाएगी। सॉइल पहले से मॉइस्चर है, पानी है उसमें। मेट्रोलॉजिकल कंडीशन एंड इफेक्ट एबाउट ट्रांसपायरेशन। अब देखिए, सरफेस रन ऑफ जो है ना वो किस किस तरह से होता है। लैंड यूज के थ्रू होता है, वेजिटेशन जहाँ पे भी आपकी क्रॉपिंग हुई है, जहाँ पे आपने फार्मिंग की है। सॉइल टाइप है, ड्रेनेज एरिया है, बेसन शेप, बेसन का शेप क्या है, एलिवेशन कैसी है जमीन की, ऊंचाई है, ऊंची नीची जमीन है या फिर हमवार जमीन है। टोपोग्राफी यानी फिर जियोलॉजिकल कंडीशंस कैसी है जमीन की, स्पेशली द स्लोप ऑफ द लैंड।
स्लोप ऑफ द लैंड इसलिए मैटर करता है बहुत ज़्यादा, लेकिन आपको अंदाजा है कि स्लोप में जो है ना पानी ठहरेगा नहीं। अगर आप स्लोप के हाइट पे कोई प्लांटेशन कर रहे हैं तो वहाँ पे अगर आप पानी देंगे तो पानी वहाँ ठहरेगा तो नहीं, फौरन से नीचे आ जाएगा ग्रेविटी की वजह से, और फिर आपकी फार्मिंग एक्टिविटी नहीं हो पाएगी सही से। ड्रेनेज नेटवर्क पैटर्न, और उसके बाद पॉन्ड, लैक, रिजर्वायर। रिजर्वायर किस चीज़ को कहते हैं? वाटर स्टोर करने के लिए जो भी चीज़ आपके पास होती है वो आपका रिजर्वायर है। जैसे लेक है, ओशन है, बेसन है, ये हमारे रिजर्वायर्स हैं। अगर हम अपने घर की बात करें तो हमारे घर में जो वाटर टैंक है वो हमारा रिजर्वायर है, क्योंकि हम अपना पानी उसमें स्टोर करते हैं। अच्छा, अर्बनाइजेशन क्या है? मोर impervious surface reduce infiltration and spread water motion। जितना ज़्यादा सरफेस एरिया को रिड्यूस करेंगे उतना ज़्यादा इन्फिल्ट्रेशन होगा, एक्सीलरेट करेगा यानी कि इंक्रीज कर देगा वाटर की मूवमेंट को। रिमूवल ऑफ वेजिटेशन एंड सॉइल, surface drainage, artificial drainage network increase volume of runoff and shortens runoff time to spill from rainfall and snowmelt। इसका क्या मतलब है कि वेजिटेशन और सॉइल की रिमूवल कैसे हो सकती है कि हम सरफेस को ग्रेडिंग कर दें, आर्टिफिशियल ड्रेनेज नेटवर्क हम बना लें, तो उससे क्या होगा, रन ऑफ ड्रेन बहुत जल्दी हो जाएगा। आप इस तरह से जो है स्नो मेल्टिंग भी हो सकती है। मोस्ट रन ऑफ ड्रेन्स को, और ड्रेन्स टू अ क्रीक, टू अ स्ट्रीम, टू अ रिवर, टू एन ओशन, यानी कि हम ड्रेन को ऐसा कर दें कि वो स्ट्रीम की तरफ चला जाए, रिवर की तरफ चला जाए, ओशन के ऐसा पाथवे हम बना लें कि जो भी ड्रेन है वो क्रॉपिंग का वो स्ट्रीम, रिवर या ओशन की तरफ चला जाए। रियली रन ऑफ ड्रेन्स टू अ क्लोज लेक, तो अगर हम इस तरह से कर लें तो ये क्लोज लेक की तरफ जो है ना वो चला जाएगा। और ये भी हो सकता है कि इसमें भी डिलीवर और डाइवर्टेड फॉर ह्यूमन यूजर्स, हम ऐसा करने के वो रन ऑफ जो है वो ह्यूमन यूज में आ जाए। अच्छा, लेक्स एंड सॉम्स क्या होते हैं? सॉम्स को अगर हम उर्दू में कहें ना तो इसको दलदल कहते हैं सॉम्स को, जिसमें कि अगर हम इसको केमिस्ट्री की लैंग्वेज में देखें तो हम कहेंगे ऐसा सॉइल जिसमें कि मॉइस्चर की क्वांटिटी रिक्वायरमेंट से ज़्यादा हो। जब मॉइस्चर की क्वांटिटी वाटर मॉलिक्यूल रिक्वायरमेंट से ज़्यादा होता है तो ऐसे सॉइल को हम सॉम्स कहते हैं, जिसमें टर्टल वगैरह मैंग्रोव्स बहुत अच्छे ग्रो होते हैं। Fresh water make up almost 3% of all water on earth, and lakes and swamps accounts for more than 0.29% of that। 3% तो हमने कहा कि फ्रेश वाटर है हमारे अर्थ में, तो उसमें से 0.29% यानी कौन है? 0.29% हमारा स्वamp है। 20% of all fresh water is in lake Baikal in Siberia। 20% जो है ना साइबेरिया में लेक बैकन है उसमें है वाटर, और अनदर 20% का है ग्रेट लेक्स में। ये देखेंगे हमारे ग्राउंड वाटर जो है ना वो कहाँ से शुरू होगा? इनफिल्ट्रेशन। इनफिल्ट्रेशन क्या है? वाटर जो है ग्राउंड सरफेस पे जाके एब्जॉर्ब हो जाए तो वो इनफिल्ट्रेशन कहलाता है। तो प्रिसिपिटेशन फॉल्स एंड इनफिल्ट्रेट्स इनटू द सब सरफेस सॉइल एंड ग्राउंड। सब सरफेस हमने क्या कहा है? किसको कहा है? नीचे के एरिया को, सरफेस के नीचे के एरिया को हमने सब सरफेस कहा है। तो कैन रिमेन शॉलो, जो भी वाटर जमीन पे गिरेगा रेनफॉल की सूरत में या प्रेसिपिटेशन के फॉर्म में, वो क्या करेगा? वो इनफिल्ट्रेट होगा। उर्दू में हम कहेंगे बारिश का पानी जमीन में जस्ट करेंगे, साइंस में हम कहेंगे कि वो पानी जो है ना इनफिल्ट्रेट हो गया, यानी पानी का एब्जॉर्प्शन सरफेस का सॉइल का, हम साइंस की लैंग्वेज में उसको इनफिल्ट्रेशन कहते हैं। तो जो प्रेसिपिटेशन होगी वो इनफिल्ट्रेट होगी, तो नेचुरली कहाँ इनफिल्ट्रेट होगी? इनफिल्ट्रेट होगी सॉइल के नीचे। सॉइल के नीचे जितनी कहाँ तक होगी? जहाँ तक उसको जगह मिलेगी। अब कहाँ तक उसको जगह मिलती है अंदर एब्जॉर्ब होने की? लेकिन उसको वहाँ वहाँ जगह मिलेगी जहाँ जहाँ वो डिजॉल्व हो सकता है। अगर आप इमेजिन करें सॉइल सरफेस को नीचे अंदर जाके, तो आप क्या देख रहे हैं? आप सॉइल देख रहे हैं, आप ये छोटे छोटे पत्थर देख रहे हैं, रॉक्स देख रहे हैं, क्योंकि आपको पता है जब खुदाई होती है सड़कों की तो हम देखते हैं ना बजरी भी निकलती है, बड़े बड़े पत्थर भी निकलते हैं, उसके साथ साथ छोटे छोटे पत्थर भी होते हैं।
तो अगर ऐसे रॉक जो कि वाटर डिजॉल्व कर सकते हैं अपने अंदर, तो वहां तक होगी, यानी वाटर अपना रास्ता बनाती चली जाएगी जहां तक उसको जाना। तो ये इन्फिल्ट्रेट होगी सरफेस एरिया में भी और सब सरफेस एरिया में भी। तो यही बातें यहाँ पे ये पॉइंट्स हैं कि कैन रिमेन इन शैलो सॉइल लेयर। अगर सपोज करें कोई ऐसा लैंड है जिसकी केमिस्ट्री ऐसी है कि नीचे जो है फॉरन, सपोज करें 10 फीट के पास जो है ना ऐसे रॉक्स की लेयर बन बिछी हुई है जिसमें वाटर एब्सॉर्ब नहीं हो सकता, तो फिर जो है ना वहाँ पे वाटर की जो है ना वो शैलो ही रहेगा। यानी शैलो का मतलब होता है कि वो ऊपर ही की सतह पर रहेगा। जरा सा आप खुदाई करेंगे उस सरफेस की तो आपको जो है ना वो पानी नजर आ जाएगा। लेकिन जहाँ पानी को ज़्यादा एब्जॉर्ब करने का मौका मिला है वहाँ जो है ना वो दे माइट सीप इनटू स्ट्रीम बैक। सेकंड पॉइंट, दे माइट सीप इनटू स्ट्रीम बैक। तो जब उसको ज़्यादा जगह मिलेगी वो ज़्यादा नीचे मिलेगा आपको। और मे इन्फिल्ट्रेट डीपर रीचिंग एंड एक्वाफर। फिर वो अगर उसको और जगह मिले, सपोज कहीं इतनी अच्छी जमीन है कि उसको अंदर जगह मिले चाहिए अंदर जाने की, अंदर घुसे जाने की, तो वो ऐसी जगह पहुंच जाएगा जिसको हम एक्वाफर कहते हैं। एक्वाफर क्या होता है? एक्वाफर ऐसी जगह है ना जो हमारे बेसन की तरह, आप समझ लीजिए वॉश बेसन है ना, वॉश बेसन की तरह ऐसी जगह है। अभी एक्वाफर में क्या होता है कि एक पानी बहते बहते ऐसी जगह पे आ जाता है कि वो चारों तरफ से ना, फिर वो एक प्याली की शक्ल में चारों तरफ से रॉक से जुड़ा हुआ होता है और फिर पानी आगे वहाँ ऐसे बैठ जाता है जैसे प्याले में पानी हुआ। ठीक है, इसको हम एक्वाफर कहते हैं। एक्वाफर के बारे में कहा जाता है कि 100% प्योर वाटर होता है। 100% प्योर वाटर एक्वाफर। अब भला ये तो रेन वाटर था ना, अगर आपको याद हो कि ये तो प्रेसिपिटेशन था हमारा, तो ये प्रेसिपिटेशन बारिश का पानी आप पी तो नहीं सकते, लेकिन एक्वाफर में कैसे पी सकते हैं? देखिए अब मैं इसको अच्छे से समझते हैं। प्रिसिपिटेशन, आपको पता है आपने अगर बारिश में नहाना है तो आप नहाने के बाद फौरन आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होगी कि जब हम नहा के वापस अपने घर आए तो फिर आप फौरन शावर लेते हैं। आप क्यों लेते हैं शावर? आप इसलिए लेते हैं, आप ऐसे भी तो कपड़े बदल सकते हैं ना, बॉडी को ड्राई करके ऐसे भी कपड़े बदल सकते हैं, लेकिन आप ये करते नहीं हैं। नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते? क्यों नहीं आप बगैर शावर में बॉडी ड्राई करके टॉवल से आप कपड़े बदलें? वजह ये है कि अगर आपने ऐसे किया कि शावर नहीं लिया, बॉडी को ड्राई करके टॉवल से आप कपड़े बदल लिए, तो फिर आपको जो है खारिज हो जाएगी, क्योंकि जो प्रेसिपिटेशन का वाटर था उसमें मिनरल सॉल्ट्स थे और वो सॉल्ट जो है ना आपने वॉश आउट नहीं किए, आपने शावर लिया नहीं, तो वो सॉल्ट जो है ना आपके स्किन पे डिपॉजिट हो गया और उसके बाद जो है ना वो आपको लीचिंग कराए, लीचिंग होगी आपको, जल जल खारिश आप करते रहेंगे तो आप बेचैन हो जाएंगे। इसलिए आप प्रिफर करते हैं कि भाई आप बारिश से नहा के आए तो फौरन शावर लें। इसका मतलब है बारिश का पानी आप पी भी नहीं सकते, कभी भी नहीं। आपने कभी चखा होगा लेकिन किया तो नहीं ना कि बारिश की इतनी पानी की इतनी कमी है तो हम बारिश का पानी जमा कर लें, उसको इस्तेमाल कर लें। नहीं, मैं ऐसा क्यों नहीं कर सकते? ऐसे इसलिए कि वो जो प्रेसिपिटेशन का वाटर होता है वो पीने के काबिल नहीं होता, उसमें इम्प्योरिटी होती है। सॉल्ट आप देख रहे हैं कि आपको आगे फौरन नहाना पड़ता है सॉल्ट को रिमूव करने के लिए अपनी बॉडी से। अच्छा, तो एक्वाफर कैसे फिर प्योरीफाई हो गया? वजह ये है कि जब पानी जो है ना जैसे जैसे आगे जाता है ना वो अपनी इम्प्योरिटी जो है ना रास्ते में छोड़ते हुए चला जाता है। और जहाँ जब एकदम डीप अंदर पहुंच जाता है ना सॉइल के, तो वो जगह एक्वेफर पे पहुंचता है तो वो सारी इम्प्योरिटी को रास्ते में छोड़ता हुआ चला जाता है। तो इसलिए एक्वेफर का वाटर जो है ना 100% प्योरीफाई, 100% प्योरीफाई वाटर होता है। जिसको ये आपको अगर आप देखना चाहें हमारे कराची में एक्वेफर 100 फीट की अगर बोरिंग हो रही हो, 100 फीट पे आपको एक्वाफर मिलेगा। लेकिन अगर आप देखें पहला पॉइंट कैन रिमेन इन शैलो सॉइल लेयर। अगर प्रेसिपिटेशन का पानी जो है ना शैलो सॉइल लेयर में ही रह गया तो आपको आपने देखा होगा बॉयज स्पेशली जो मोहल्ले में जब जब बोरिंग होती है तो वो बहुत दिलचस्पी से जाके देखते हैं तो 30 फीट पे भी पानी मिल जाता है। तो 30 फीट पे अगर पानी मिला ना तो वो प्योरीफाई नहीं होगा, क्योंकि वाटर जो है ना अपने आप को इतना प्योरीफाई नहीं कर पाए।
प्यूरिफिकेशन होती है एक्वाफर पे पहुंचते वक्त। तो 30 फीट पे जो पानी है आप देखेंगे, आपको अंदाजा होगा जब वो पानी खारा होता है, पीने के काबिल नहीं होता, फिर लोग कहते हैं चलो कोई बात नहीं, कपड़े धो लेंगे, बर्तन धो लेंगे। लेकिन ये भी गलत है, क्योंकि उसमें भी इम्प्योरिटी होती है जो ना बर्तन धोने के लिए सही है, ना कपड़े धोने के लिए सही है, क्योंकि कपड़ों में भी तो वो मिनरल सॉल्ट जाएगा ना, जो खारे पानी में शामिल है, फिर आपकी स्किन खराब होगी, आपके हेल्थ इश्यूज खड़े हो जाएंगे। तो एक्वाफर में जो है ना वाटर इस तरह से प्योरीफाई हो जाता है। और एक्वाफर में वो का मतलब है एकदम प्योर वाटर, क्योंकि ये बहुत ट्रैवल करता है डिस्टेंसेस, और ये स्टोर होगा 100 फीट पे। अगर आप कभी बोरिंग करा रहे हो ना, तो आप ध्यान रखिए कि आप 100 फीट पे कराएं, ताकि एक्वाफर मिले आपको 100% नेचुरल वाटर, 100% प्यूरिफाइड वाटर आ जाए। तो फैक्टर्स क्या क्या है दैट इफेक्ट इन्फिल्ट्रेशन? कुछ तो फैक्टर होगा ना जो इन्फिल्ट्रेशन पे इफेक्ट कर रहा होगा। तो वो फैक्टर्स कौन कौन से हैं? प्रेसिपिटेशन ग्रेटेस्ट फैक्टर है। अब प्रेसिपिटेशन तो हमने कहा ना कि हम तो सिंपली इसको अपनी डिफिनेशन दे दी कि रेनफॉल है, रेनफॉल स्नो के फॉर्म में भी होता है, हीट के फॉर्म में भी हो सकता है। और तो ये क्या चीज, ये प्रेसिपिटेशन को हम किस किस टर्म में नापते हैं, मेजर करते हैं? मैग्नीट्यूड के फॉर्म में, मैग्नीट्यूड का मतलब क्वांटिटी या अमाउंट कह लें, या मैग्नीट्यूड कह लें। मैग्नीट्यूड के फॉर्म में इंटेंसिटी, कि बारिश हुई तो बारिश के हल्की फुल्की हो गई, जैसे अभी पिछले 2-3 दिन पहले बारिश हुई थी रात के वक्त या शाम के वक्त, तो वो उसकी इंटेंसिटी बहुत कम थी। हमने देखा हल्की सी बारिश हुई, सड़कें वगैरह गीली हो गई, फिर बारिश खत्म हो गई। ड्यूरेशन, अगर अभी पिछली बारिश की बात करें 3 दिन पहले वाली बारिश की, तो उसकी ड्यूरेशन भी कम थी। फिर कैरेक्टरिस्टिक्स हम देखते हैं बारिश की, प्रेसिपिटेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? रेन है कि स्नो है, क्या चीज़ है? रेन के फॉर्म में नॉर्दर्न एरिया की स्नो के फॉर्म में होती है। तो उसकी तो ये प्रेसिपिटेशन के भी कुछ फैक्टर्स हैं। कौन कौन से? मैग्नीट्यूड है, इंटेंसिटी है, ड्यूरेशन है, और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स। अच्छा, सॉइल की कैरेक्टरिस्टिक्स भी बहुत बड़ा फैक्टर है इन्फिल्ट्रेशन की। अगर सॉइल की कैरेक्टरिस्टिक ऐसी नहीं है कि वो वाटर एब्जॉर्ब कर सके, जैसे क्ले ऐसा सॉइल है जिसमें वाटर ज़्यादा एब्जॉर्ब नहीं हो सकता, तो वहाँ पे इन्फिल्ट्रेशन बहुत कम होगी। लेकिन अगर सॉइल ऐसा है जो सैंडी है, जैसे कराची का सॉइल सैंडी है, तो यहाँ पे वाटर बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में एब्जॉर्ब हो सकते हैं, तो यहाँ पे इन्फिल्ट्रेशन जो है ना हमारे प्लान में बहुत ज़्यादा होती है। अच्छा, तो सॉइल कैरेक्टरिस्टिक है, क्ले एब्जॉर्ब्स लेस वाटर एट अ स्लोअर रेट देन सैंड। तो सॉइल की मैचुरेशन, जितनी ज़्यादा मैचुरेशन होगी उतनी जो है रन ऑफ जो है वो ज़्यादा होगी। लैंड कवर का मतलब लैंड एरिया, लैंड एरिया जितना ज़्यादा होगा प्रेसिपिटेशन उतनी ज़्यादा होगी। अच्छा, स्लोप ऑफ द लैंड, लैंड का स्लोप, अगर स्लोप है, ऊंची नीची जमीन है, कहीं पे ऊंची है कहीं पे नीची है, तो क्या होगा? इन्हांस करेगा रन ऑफ वेलोसिटी को। जो भी पानी बहेगा वो नीचे गिर जाएगा, जो भी स्लोप पे पानी गिरेगा वो प्रेसिपिटेट होगा और नीचे गिर जाएगा। एवोपो ट्रांसपायरेशन क्या है? प्लांट यूज सॉइल मॉइस्चर टू ग्रो एंड ट्रांसपायर। तो प्लांट जो क्या है, मॉइस्चर अगर सॉइल में है तो प्लांट के लिए अच्छा है, वो उसको यूज करेगा अपने फिनोमिना के लिए, अपने फिल्ट्रेशन के लिए। अब इन्फिल्ट्रेशन जो है ना एप्लिश करता है एक्वाफर को, या आपने देखा कि ये देखें ये एक्वाफर है, ये एक्वाफर के एक डायग्राम है, लेकिन चारों तरफ से अब ये पानी ऐसी जगह पे आ गया है, ये ऑलमोस्ट 100 फीट नीचे जमीन के होता है एक्वाफर। तो ये ऐसी जगह पे आ गया है कि चारों तरफ से ना सॉइल से बिछा हुआ है। अगर आप गौर करें तो आप समझिए एक बड़ा सा प्याला है, और ये पत्थर का प्याला है, रॉक का प्याला है। तो ये देखिए पानी आके यहाँ जमा हो गया, अभी यहाँ से कहीं जाएगा नहीं। अब यहाँ से अगर हम बोरिंग कराते हैं तो ये पानी हमें मिलेगा, और ये पानी हमारा 100% प्योर पानी होगा, इसको हम पी भी सकते हैं, नहा धो भी सकते हैं, सब काम कर सकते हैं। तो स्लो प्रोसेस है ये। ग्राउंड वाटर मूव स्लोली थ्रू द अनसैचुरेटेड जोन। ऐसा नहीं है कि एक्वाफर फॉर्म बन जाता है, एक्वाफर बनने में भी जमाना लगता है, क्योंकि देखिए ना पानी इतने स्लो स्लो नीचे बहेगा, और नीचे बह के जाके जमा होगा, एक्वाफर तक पहुंचने में पानी को टाइम लगता है। रिचार्ज रेट डिटरमाइन द प्रेसिपिटेशन एंड डेप्थ।
अगर हम ये देखेंगे मैक्रोफाइल कैसे बनेगा, कितने ज़माने में बनेगा, तो हमें उसकी डेप्थ वगैरह को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, उसमें स्टडी करना पड़ेगा। मैक्रोफाइल मैक्सिको में है ना, इफ एग्जाम्पल टू टेक सेंचुरीज टू refill, whereas the shallow reservoir in South Georgia may rapid almost immediately. जब मैक्सिको का हमने स्टडी किया है तो वहाँ पे जो है ना हम सेंचुरीज लगा लिया रीफिल होने में। रीफिल होने की बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये तो बाउंडेड है ना रॉक से, तो अगर यहाँ से पानी हमने सब निकाल लिया तो इसको रीफिल होने में सेंचुरी भी लग सकता है। अच्छा, ये देखिए उसी की डायग्राम है ये। प्रेसिपिटेशन इनफिल्ट्रेट सब सरफेस वाइज फॉर्म जोन्स। जब ये इनफिल्ट्रेशन होती है तो हम कहते हैं डिफरेंट जोन्स बन रहे हैं, डिफरेंट जोन्स बन रहे हैं। क्लास में हूँ। हाँ, 2 बार 2:15 की बात। क्यों? रैपिड इन्फिल्ट्रेशन पिट्स क्या होती हैं कि इसमें जो है ना वाटर जो है वो स्प्रेड होता है ओवर द लैंड एरिया इन पिट्स। पिट्स क्या है? सॉइल की एक फॉर्म है जो आप नेक्स्ट कोर्स में पढ़ेंगे। पिट्स सॉइल की फॉर्म में वो इसमें जा रहे हैं और इस तरह से ग्राउंड वाटर इंजेक्शन होता है और इंजेक्ट हो जाता है वाटर। अच्छा, अब अगर हम ये देखना चाहेंगे हाउ मच ग्राउंड वाटर वी हैव, तो ग्राउंड वाटर कम्स ओनली क्लोज टू द सब सरफेस। अगर माइल्स में देखें तो फ्यू माइल्स डाउन द सरफेस होगा। डेंसिटी ऑफ सॉइल रॉक इंक्रीजेस विद डेप्थ। The weight of the rocks above condense the rock below, and देखिए आप देखें ग्राउंड वाटर जो है हमारे पास है फ्रेश वाटर और सलाइन। सलाइन हमने क्या बोला? सलाइन का मतलब क्या? सलाइन का मतलब ऐसा वाटर जिसमें के वाटर सॉइल सॉल्ट की क्वांटिटी ज़्यादा है। सॉल्ट की क्वांटिटी को भी बहुत ज़्यादा, हम कहते हैं वाटर जो है ना सलाइन वाटर। सलाइन का मतलब हुआ सॉल्ट वाला वाटर। अच्छा, अब देखिए अर्थ वाटर टोटल जो हमने कहा था कि ग्राउंड वाटर 1.7% है और जो फ्रेश वाटर है वो 30% है। अच्छा, अब देखें, अब ये फ्रेश वाटर फील्ड स्नो फील्ड कितने हैं? ग्लेशियर आइस कवर जो है ना तकरीबन हमारे पास जो है 11% ऑफ ऑल लैंड है। अच्छा, इसी तरह से आप देखें माउंटेन्स वन पर ये जो फ्रेश वाटर जो है वो हमें जो है रिप्रेजेंट कर रहा है ग्लेशियर वाटर। अच्छा, अब हमारे पास क्या है? माउंटेन स्नो फील्ड एरिया जो है वो रिजर्वायर्स इनके 75% है वेस्टर्न साइड पे। इसी तरह से आप देखें स्नो मेल्ट जो है ना वो क्या है? वो देखें ये टोटल आपका ये आइस कैप ऑफ ग्लेशियर्स। ये देखिए उसी की दूसरी डायग्राम है। फ्रेश वाटर में का 3% है, इसमें जो है ना स्लाइन वाटर अगर ओशन का वाटर है तो 97% जो है ना वो उसमें सॉल्ट की प्रेजेंस है, यानी वो वाटर स्लाइन है। ग्राउंड वाटर जो है ना 0.9% जो है उसकी ये कंपोजिशन है। ग्राउंड वाटर 30.1% है और आइस कैप्स एंड ग्लेशियर 68.7% है। लाइक रिवर वाटर 2% है। इस 2% में 11% जो है ना हमारे पास सॉन्ग्स है और 87% जो है ना हमारे लैक है। तो फ्रेश वाटर लिक्विड्स हैं ये। अगर ये वाले आप लिंक को खोलेंगे तो आपको जो है ना यही चीज़ें जो है ना वीडियो की शक्ल में नजर आएगा। अच्छा, अब इसके बाद जो है हम दूसरा शुरू करते हैं और दूसरा होता है हमारा दूसरी शेयरिंग है नाइट्रोजन साइकिल शुरू कर रही हूँ आपको।
नाइट्रोजन साइकिल। नाइट्रोजन साइकिल बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि ये एग्जाम में 100% है कि ये आएगा। अभी मैं इसको पढ़ा तो फिर मैं बताऊंगी कि इसमें क्वेश्चन क्या आएगा नाइट्रोजन साइकिल में। ये समझें कि ये वो सवाल है जिसके बगैर पेपर बनेगा नहीं के लिए। तो इसको बहुत अच्छे से समझना है, ये ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आप लोग इंटेलिजेंट हैं, इसको आराम से समझ लेंगे। अभी पहले ये देखें नाइट्रोजन साइकिल, तो पहले ये तो जान लें कि नाइट्रोजन कहाँ कहाँ मौजूद है एटमॉस्फेयर में। तो नाइट्रोजन कहाँ कहाँ मौजूद है, लाइटनिंग की शक्ल से, जहाँ पे भी लाइट है, चाहे वो थंडरस्टॉर्म की लाइट हो चाहे फायर की लाइट हो, वहाँ नाइट्रोजन मौजूद है। फर्टिलाइजर्स में भी मौजूद है। फर्टिलाइजर में देखें इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर लिखा हुआ है, इनऑर्गेनिक में भी मौजूद है और फर्टिलाइजर ऑर्गेनिक में भी मौजूद है। तो अभी क्यों इसका लिखा हुआ है, दोनों दोनों होते हैं, लेकिन यहाँ पे ये क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि अभी ज़्यादा पॉइंट्स लिखे हैं तो ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे, इसलिए इन ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर अलग लिखना है और फर्टिलाइजर जो है ना ऑर्गेनिक का अलग लिखना है। मेरी स्लाइड ओपन नहीं हुई है, क्या स्क्रीन पे शो है? नहीं हो रहा स्लाइड। अच्छा, फिर से जी फिर से करो। अब हो गई, अब यस slide- मैम, हाँ सही। जी हो गई, हाँ थैंक यू। ओके। नाइट्रोजन साइकिल में पहले हम ये देख रहे हैं कि भाई ये क्या है, कहाँ कहाँ है। अगर हमें तो पता ही नहीं नाइट्रोजन कहाँ का, एटमॉस्फेयर में तो ये 78% मौजूद है एटमॉस्फेरिक एयर में, लेकिन और कहाँ कहाँ लैंड में मौजूद है। तो अगर हम इसको देखना चाहेंगे कहाँ कहाँ मौजूद है, तो पहले ये देख लेते हैं। तो ये हमने पढ़ा कि पहले ये मौजूद है लाइटनिंग में, हर तरह की लाइटनिंग में मौजूद है, चाहे वो आग जला के आप लाइट करें या फिर थंडर स्टोन की लाइट हो, बिजली की कड़क जो बारिश आसमान से होती है वो हो, चाहे आपने कोई फायर बर्न किया उसकी लाइट हो, लाइटनिंग में होगी। फिर इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर में होगी, होती तो ये दोनों फर्टिलाइजर में, यानी इनऑर्गेनिक में भी और ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर में भी। लेकिन अभी हमने इसको इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर क्यों लिखा है, सिर्फ ताकि हम ज़्यादा पॉइंट्स लिखना चाहें। ज़्यादा पॉइंट्स का मतलब ज़्यादा नंबर, तो इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स लिखा है, बाद में हम ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर भी लिखेंगे। इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर आई थिंक सबको समझ में आ रहा होगा कि वो फर्टिलाइजर है जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन एब्सेंट है, और ऑर्गेनिक वो होगा जिसमें कुछ भी हो लेकिन कार्बन एंड हाइड्रोजन लाजमी होंगे। ठीक है, उसके बाद नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रोजन फिक्सेशन कहाँ होगा, सॉइल में होगा। नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या कर रहा है, जैसे कि इसके नाम में मतलब छुपा हुआ है, फिक्सेशन कर रहा है, फिक्स कर रहा है। क्या फिक्स कर रहा है, रूट हेयर्स को फिक्स कर रहा है सॉइल के साथ, क्योंकि जब तक आपको पता है जब तक पौधा जड़ नहीं पकड़ेगा तो वो जमीन सॉइल को पकड़ेगा नहीं जड़, तो फिर पौधा कैसे उगेगा। तो सबसे पहले रूट्स जो है ना वो अपने आप को फिक्स करते हैं सॉइल के साथ, जब फिक्स करेंगे तभी तो सॉइल से वाटर और मिनरल सॉल्ट, जो कि हमारे लिए मिनरल सॉल्ट है लेकिन प्लांट्स के लिए तो वो न्यूट्रिएंट्स हैं। तो रूट की फिक्सेशन ही जो है ना वो वाटर और मिनरल सॉल्ट को एब्जॉर्ब करके प्लांट को पहुंचाएगा। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन में नाइट्रोजन मौजूद है। और कहाँ मौजूद है, रेसिड्यूज। रेसिड्यूज का मतलब है वेस्ट मटेरियल। वेस्ट मटेरियल जो है चाहे एनिमल का हो चाहे प्लांट का हो, रेसिड्यूज जो वेस्ट मटेरियल वेस्ट डिस्चार्ज है उसमें नाइट्रोजन मौजूद है। उसके अलावा कहाँ मौजूद है, क्रॉप के रेसिड्यूज में, यानी कि एनिमल का वेस्ट मटेरियल वेस्ट डिस्चार्ज या क्रॉप का डिस्चार्ज जो होगा उसमें नाइट्रोजन जो है ना वो प्लेंटी अमाउंट में मौजूद होगा। इसके अलावा कहाँ मौजूद होगा, इसके अलावा जो है हमारे पास ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर में होगा। देखिए हमने फर्टिलाइजर्स लिखे हैं लेकिन हमने अलग अलग लिखा है ताकि हमें अलग अलग इसके मार्क्स मिले।
हम चाहते तो एक पॉइंट में भी इसको कर सकते थे, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स और स्लैश डालकर ऑर्गेनिक भी लिख सकते थे, लेकिन अलग अलग लिखेंगे तो मार्क्स अच्छे मिलने के चांसेस हैं। अब डिफरेंट टर्म्स हैं जो हम यूज करेंगे अभी, इसको अच्छे से समझेंगे। लीचिंग, लीचिंग जो है ना, अभी आपको मैंने इनफिल्ट्रेशन पढ़ाया। इनफिल्ट्रेशन में क्या हो रहा है? इनफिल्ट्रेशन में वाटर एब्जॉर्ब हो रहा है सरफेस से अंडरग्राउंड, और ये चीज जो है ना, ये फिनोमिना वाटर की देखें, सरफेस से वाटर का नीचे जाना इनफिल्ट्रेशन है, लेकिन अगर जमीन के अंदर से गौर करें कि वाटर को जी अंदर ले जाना, ये लीचिंग है। लीचिंग यानी इनफिल्ट्रेशन जो है वो लीड करता है लीचिंग को, लीचिंग इज फॉलोड बाय इनफिल्ट्रेशन। अब इसको दोबारा समझा रही हूँ, गौर से सुनो। सरफेस पे वाटर गिरा, प्रिसिपिटेशन गिरा आपका, तो वो अंदर गया, ये प्रोसेस है इनफिल्ट्रेशन। अब अंदर अगर बात करें कि इनफिल्ट्रेट होकर जो वाटर आया है, वो अंदर कैसे अंदर जा रहा है, कहाँ तक जा रहा है, ये कहलाएगा लीचिंग। ठीक है, अब उर्दू में समझ में आ गया। अब इसको हम देखते हैं डिफिनेशन में क्या लिखा हुआ है। नेचुरल प्रोसेस, लीचिंग हमारा नेचुरल प्रोसेस है, इनफिल्ट्रेशन भी हमारा नेचुरल प्रोसेस है। वो कौन सा हमारा नेचुरल है, ये भी नेचुरल था, वो भी नेचुरल है। अच्छा, अब इसमें क्या है, नेचुरल प्रोसेस बाय विच वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस सच एज कैल्शियम, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स आर वॉश आउट फ्रॉम द सॉइल और वेस्ट। पानी का अंदर जाना जो है लीचिंग है। पेस्टिसाइड्स क्या है, वो स्प्रे है जो हम पेस्ट को किल करने के लिए यूज करते हैं। जैसे अभी लोकस्ट का डीजल या लोकस्ट आते हैं, तो वो बहुत ज्यादा हो गए थे, तो उसको हमने कैसे खत्म किया, स्प्रे करके। क्या स्प्रे किया, पेस्टिसाइड्स को स्प्रे किया था। अब निट्रिफिकेशन और डीनिट्रिफिकेशन, ये दो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फिनोमिना है। अभी इसको हम डिटेल में देखेंगे, लेकिन अभी इसकी सिर्फ डिफिनेशन है, अभी इस स्लाइड में सिर्फ डिफिनेशन है। नेक्स्ट स्लाइड में इसी को हम डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं। और यही निट्रिफिकेशन और डीनिट्रिफिकेशन ऐसा क्वेश्चन है जिसके बगैर जो है ना पेपर बनेगा नहीं, लाजमी 100% आएगा। निट्रिफिकेशन और डीनिट्रिफिकेशन देखने तो हम जा रहे हैं इसको बहुत डिटेल में, लेकिन अभी पहली स्लाइड है ये इसकी, तो हम इसमें देखने जा रहे हैं कि निट्रिफिकेशन का मतलब क्या है और डीनिट्रिफिकेशन का मतलब क्या है। तो पहले देखते हैं निट्रिफिकेशन को। निट्रिफिकेशन बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया और अमोनियम टू नाइट्राइट फॉलोड बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ नाइट्राइट टू नाइट्रेट। देखिए अभी तो ये सर से गुजरा होगा आपके डिफिनेशन, लेकिन ये निट्रिफिकेशन ऑक्सीडेशन प्रोसेस है। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन ऐड होगा तो हम कहेंगे ऑक्सीडेशन है, ऑक्सीजन रिमूव होगा तो वो प्रोसेस जो है रिडक्शन कहलाता है। दो प्रोसेस होते हैं केमिस्ट्री में ऑक्सीजन से रिलेटेड, एक में ऑक्सीजन ऐड होता है, हम उसको ऑक्सीडेशन प्रोसेस कहते हैं। एक प्रोसेस होता है जिसमें ऑक्सीजन रिमूव होता है, तो उसको हम रिडक्शन प्रोसेस कहते हैं। निट्रिफिकेशन हमारा ऑक्सीडेशन का प्रोसेस है, इसमें ऑक्सीजन इंक्लूड हो रहा है, ऐड हो रहा है रिएक्शन में। डीनिट्रिफिकेशन जो है ना वो रिडक्शन प्रोसेस है, इसमें से ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है रिएक्शन में। तो निट्रिफिकेशन जो है ना ऑक्सीडेशन प्रोसेस है। किसकी ऑक्सीडेशन प्रोसेस है, अमोनिया की और अमोनियम की। NH4 और NH3 अमोनिया, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जो है वो अमोनिया और अमोनियम बनाती है। तो ऑक्सीडाइज कर देगा, ऑक्सीजन ऐड कर देगा किस में, नाइट्राइट में। नाइट्राइट में जब नाइट्राइट में ऑक्सीडेशन हो गई तो वो क्या बनाएंगे, वो नाइट्राइट और नाइट्रेट बनाएंगे। जब किसी में ATE आ जाए ना तो उसका मतलब है उसमें 3 ऑक्सीजन, सॉरी, नाइट्रेट का मतलब है NO3 और नाइट्राइट का मतलब है NO2। NO2 से NO3 बन गए, इसका मतलब है और कितने ऑक्सीजन ऐड हो गए, 1 ऑक्सीजन ऐड हो गया। तो निट्रिफिकेशन हमें क्लियर हो गया कि इट्स अ बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन प्रोसेस। एंड बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन प्रोसेस किस चीज का, ऑफ अमोनिया और अमोनियम। अमोनियम और अमोनिया का ऑक्सीडेशन होता है, तो भाई किस चीज में होता है, किस चीज में कन्वर्ट होता है, नाइट्राइट में कन्वर्ट होता है।
या फिर नाइट्राइट से नाइट्रेट में कन्वर्ट होता है। अब आ जाए डीनिट्रिफिकेशन, वो ऑक्सीडेशन प्रोसेस का निट्रिफिकेशन। डीनिट्रिफिकेशन हमारा जो है रिडक्शन प्रोसेस है, रिवर्स है, जस्ट रिवर्स प्रोसेस है निट्रिफिकेशन का। डीनिट्रिफिकेशन क्या होता है? डीनिट्रिफिकेशन में नाइट्रेट्स जो बने थे निट्रिफिकेशन में वो रिड्यूस हो जाएंगे, और किस में रिड्यूस हो जाएंगे? नाइट्राइट में, फिर नाइट्रोजन गैस में, और फिर अमोनिया में। बिल्कुल उल्टा हुआ। निट्रिफिकेशन में क्या हुआ था कि अमोनिया और अमोनियम जो है वो नाइट्राइट में कन्वर्ट हुई थी, या फिर नाइट्राइट जो है वो नाइट्रेट में कन्वर्ट हुई थी। अब उल्टा चलेंगे हम, नाइट्रेट जो है वो नाइट्राइट में कन्वर्ट होगा, और नाइट्राइट जो है ना फिर नाइट्रोजन गैस में, और नाइट्रोजन गैस फिर अमोनिया में। तो इस तरह से ये बायोलॉजिकल रिएक्शन जो है ना हो सकता है। ये देखें, ये नाइट्रोजन साइकिल आ गई। नाइट्रोजन साइकिल जो पहली स्लाइड हमने पढ़ी थी ना, उसको रिप्रेजेंट कर रहा है कि नाइट्रोजन कहाँ है। नाइट्रोजन जो है वो लाइट में है, प्लांट के रूट्स में है, एनिमल रेसिड्यूज में है, फर्टिलाइजर्स में, प्लांट के रेसिड्यूज में। ये देखिए ये हमारा लीचिंग हो रहा है। लीचिंग का मतलब क्या है? जो इनफिल्ट्रेशन से वाटर जा रहा है वो इनफिल्ट्रेशन हो रहा है। ये डीनिट्रिफिकेशन हो रही है कि ऑक्सीजन जो है वो रिमूव हो रहा है, लेकिन NO3 का 3 ऑक्सीजन जो है वो 2 ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो रहा है, और ये 2 ऑक्सीजन जो है ना फिर यहाँ से ऑक्सीजन रिमूव हो गए, नाइट्रोजन ही बन गया यहाँ पे। अब यहाँ पे देखें ये प्लांट रेसिड्यूज है। अच्छा, ये सॉइल ऑर्गेनिक मैटर, ये सब सॉइल है। तो न्यूट्रिफिकेशन में क्या हो रहा है? NH4 अमोनिया। अमोनियम क्या कर रहा है? ये NO2 बना रहे, NO2 NO3 बना रहे। ये न्यूट्रिफिकेशन हो गया, ये डीन्यूट्रिफिकेशन हो गया। यहाँ से देखें 2 से ये 3 बन गया, इसका मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुआ, ऑक्सीडेशन प्रोसेस हुआ। अब यहाँ 3 से ये 2 हो गया, यानी यहाँ से एक ऑक्सीजन रिमूव हो गया, ये डीन्यूट्रिफिकेशन हो गया। फॉर्म्स ऑफ नाइट्रोजन के फॉर्म्स क्या क्या है? कहाँ कहाँ नाइट्रोजन आपको मिल रहा है? आपके यूरिया में। यूरिया का फॉर्मूला भी लिखा हुआ है। अमोनियम में है, जैसे अमोनियम गैसियस फॉर्म में भी प्रेजेंट है। अमोनियम में है, नाइट्रेट में है जो सॉइल में मौजूद है, नाइट्राइट जो सॉइल में मौजूद है। अच्छा, एटमॉस्फेरिक डाइनाइट्रोजन, एटमॉस्फेयर में भी गैसियस फॉर्म में मौजूद है, इसलिए इसको डाइनाइट्रोजन का है, क्योंकि आपको पता है नाइट्रोजन गैस जो है कभी एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करती, और ऑर्गेनिक नाइट्रोजन में सॉइल के अंदर मौजूद है। तो ये सारे तरीके हैं जहाँ जहाँ पे ये मौजूद है, नाइट्रोजन प्रेजेंट है। ग्लोबल नाइट्रोजन रिजर्वायर्स कहाँ का है? देखिए पूरे वर्ल्ड में अगर हम गौर करें तो एटमॉस्फेयर में मैट्रिक टन में नाइट्रोजन 3.9 इंटू 10⁻16 है। अगर इसको हम परसेंटेज में बात करें ना तो एटमॉस्फेयर में 78% नाइट्रोजन मौजूद है। लाइटली सॉल्ट में कितना है, बायोमास में कितना है, मैटर में कितना है, ये सब चीज़ें आएंगी नहीं, बस मैंने ऐसे इसको डाल दिया था। रोल ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का रोल क्या है हमारी लाइफ में? तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। प्लांट को लाइफ देने का काम जो है ना नाइट्रोजन का है। वी ऑल नो दैट वी ऑल डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर आवर सर्वाइवल। तो प्लांट और बैक्टीरिया यूज नाइट्रोजन इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया और नाइट्रेट। प्लांट्स और बैक्टीरिया, कुछ बैक्टीरिया जो सॉइल बैक्टीरिया है वो अमोनिया और नाइट्रेट यूज करते हैं प्लांट में। अच्छा, इट रिजर्व्स एन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स इन एनारोबिक इन्वायरमेंट। एनारोबिक इन्वायरमेंट कौन सा इन्वायरमेंट होता है? जिसमें ऑक्सीजन नहीं होता। इन्वायरमेंट इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीजन दो तरह के होते हैं। एक ऐसा इन्वायरमेंट होता है जिसमें प्लेंटी अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इज प्रेजेंट एंड वी कॉल दैट इन्वायरमेंट एज एरोबिक इन्वायरमेंट। और एक इन्वायरमेंट वो होता है जिसमें ऑक्सीजन बहुत कम, एकदम नेग्लिजिबल अमाउंट में होगा, उसको हम या बिल्कुल होगा ही नहीं, तो उसको हम कहेंगे एनएरोबिक इन्वायरमेंट। तो नाइट्रोजन जो है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर बन जाता है एनएरोबिक इन्वायरमेंट में। इसके अलावा नाइट्रोजन इज ऑफन द मोस्ट लिमिटिंग न्यूट्रिएंट इन द सॉइल एंड वाटर। लिमिटिंग न्यूट्रिएंट का मतलब है लाजमी डोज होगा, लाजमी। लिमिटिंग न्यूट्रिएंट ऐसा न्यूट्रिएंट है जो लाजमी प्रेजेंट होगा। किसमें लाजमी प्रेजेंट होगा? सॉइल में, और सॉइल के अंदर जो वाटर मौजूद है। नाइट्रोजन इज द की एलिमेंट फॉर
अमाइनो एसिड सिंपल फॉर्म है प्रोटीन का। प्रोटीन एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है, इसका सिंपल फॉर्म कहलाता है अमाइनो एसिड। न्यूक्लिक एसिड में मौजूद है, न्यूक्लिक एसिड में मौजूद है, और न्यूक्लिक एसिड में दो तरह से मौजूद है, प्यूरिन एंड पाइरिमिडिन के फॉर्म में। अभी प्यूरिन एंड पाइरिमिडिन नहीं बता रही, तो मैं डीएनए का स्ट्रक्चर जब पढ़ाऊंगी तो उसमें इसको बहुत डिटेल में बताऊंगी। बस अभी ये याद रखें कि न्यूक्लिक एसिड जो है वो दो तरह के होते हैं, प्यूरिन एंड पाइरिमिडिन। अच्छा, क्या